नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात चेन्नई तमिलनाडु में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। राजगोपाल मूल रूप से तमिलनाडु के तूतीकोरिन के पुन्ना इयादी का रहने वाला था। वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। उसके पिता प्याज की खेती करते थे। इस कहानी की शुरुआत होती है 1973 से। पिता की ख्वाहिश थी कि राजगोपाल खेती में उनका हाथ बटाए ताकि प्याज का पुश्तैनी कारोबार चलता रहे। प्याज की पैदावार ही उनके परिवार के भरण पोषण का एकमात्र साधन थी। राजगोपाल माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसे पिता के साथ खेती करना मंजूर नहीं था। वो गांव छोड़कर चेन्नई चला आया। चेन्नई के केके नगर में उसने किराने की एक छोटी सी दुकान खोल ली। करीब 8 साल तक उसने किराने की दुकान चलाई। इस दौरान उसकी दुकान पर एक ज्योतिषी आया। ज्योतिषी ने बताया कि अगर वो किराने की दुकान के बजाय रेस्टोरेंट खोले तो ज्यादा मुनाफा होगा। राजगोपाल ने ज्योतिषी की बात मान ली। उसने किराने की दुकान बंद करके उसी जगह पर छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। उसने रेस्टोरेंट को नाम दिया सरवन्ना भवन। अपने रेस्टोरेंट में उसने डोसा, इडली, पूड़ी और वड़ा बेचना शुरू किया। वो दौर ऐसा था जब अधिकांश भारतीय बाहर खाने के बारे में सोचते तक नहीं थे, लेकिन राजगोपाल ने रिस्क लिया। उसने डोसा, पूड़ी, वड़ा और इडली बनाने के लिए नारियल तेल का इस्तेमाल करना शुरू किया। साथ ही मसाले भी अच्छी क्वालिटी के लगाए। कीमत रखी प्रति थाली 1 रुपया। नतीजा ये हुआ कि उसे 1 महीने में 10,000 रुपए का घाटा हो गया। लेकिन वो ना तो कारोबार में हुए घाटे से पीछे हटा और ना ही उसने गुणवत्ता के मामले में कोई समझौता किया। पी राजगोपाल की मेहनत रंग लाई। बीतते वक्त के साथ कुछ ऐसा हुआ कि चेन्नई में अगर किसी का बाहर खाने का मन होता तो उसकी पहली पसंद सरवन्ना भवन ही होती थी। उसके स्टाफ में जितने भी कर्मचारी थे, उसने सबको अच्छी सैलरी देनी शुरू कर दी। निचले स्तर के कर्मचारियों को उसने मेडिकल की सुविधा भी देनी शुरू कर दी। नतीजा ये निकला कि उसका स्टाफ उसे अन्नाची कहने लगा था। पी राजगोपाल के अच्छे व्यवहार से उसके कर्मचारी उसे दिल से चाहते थे। अगर उसे छींक भी आ जाती तो वे तड़प उठते थे। अरबपति बनने की राह पर राजगोपाल की मेहनत और निष्ठा से उसका कारोबार चल निकला। नतीजा ये निकला कि राजगोपाल का ज्योतिषी पर भरोसा बढ़ गया। बहरहाल जो भी हो, वक्त के साथ कारोबार इतना बढ़ा कि राजगोपाल ने रेस्टोरेंट की चेन शुरू कर दी। धीरे धीरे लोग राजगोपाल का नाम भूल गए और उसे डोसा किंग के नाम से जानने लगे। ज्योतिषी की सलाह पर राजगोपाल ने रंगीन कपड़े पहनने छोड़ दिए थे। वो झक सफेद पैंट और शर्ट पहनने लगा। साथ ही माथे पर चंदन का बड़ा टीका भी लगा था। इतना ही नहीं, उसने अपने रेस्टोरेंट में अपने ज्योतिषी की तस्वीर भी लगवा दी। जीवन में आई इस बदलाव की वजह से उसने ज्योतिषी को भगवान का दर्जा दे दिया था। ज्योतिष जो कहता राजगोपाल वही करता था। 20 साल के अंदर राजगोपाल का सरवन्ना भवन देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर हो गया। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और भी कई देशों में राजगोपाल के आउटलेट्स खुल गए। डोसा किंग पी राजगोपाल की किस्मत आसमान के तारों की तरह चमक रही थी। कारोबार में नोट बरस रहे थे। डोसे की कमाई से उसके पास इतने पैसे आ गए कि वो नोटों के बिस्तर पर सोने लगा। उसी दौरान पी राजगोपाल ने एक नहीं 2 शादियां की, लेकिन दोनों पत्नियां उसके साथ नहीं टिकी और हमेशा हमेशा के लिए उसका साथ छोड़कर चली गई। ये वो समय था जब अर्श तक पहुंचे राजगोपाल की बर्बादी की कहानी लिखी जानी शुरू हो गई थी। राजगोपाल के पास अकूत संपत्ति तो थी, लेकिन वो घर गृहस्थी के सुख के लिए तरस रहा था। हर काम ज्योतिषी से पूछकर करने वाले राजगोपाल ने उसी ज्योतिषी से सलाह ली। ज्योतिषी ने उसे तीसरी शादी करने का सुझाव दिया। राजगोपाल ने उसका सुझाव मान लिया। अब सवाल ये था कि तीसरी शादी किससे की जाए, क्योंकि तब तक राजगोपाल की आयु 50-55 वर्ष हो चुकी थी। इस उम्र में कोई उसे अपनी बेटी क्यों देता। राजगोपाल की तीसरी शादी की बात बर्बादी के रूप में आई। शादी के चक्कर में उसका टकराव जीव ज्योति से हुआ। बात सन 2000 के शुरुआत की है। जीव ज्योति पी राजगोपाल से कुछ पैसे उधार लेने के लिए आई। वो उन्हीं की कंपनी में काम करने वाले असिस्टेंट मैनेजर रामास्वामी की बेटी थी। जीव ज्योति का पति शांता कुमार ट्रेवल एजेंसी शुरू करना चाहता था, जिसके लिए उसे मोटी रकम की जरूरत थी। इसलिए पति के कहने पर वो राजगोपाल के पास गई। उसके पिता रामास्वामी बेटी को अकेला छोड़कर थाईलैंड चले गए थे। वो होते तो ये रकम वो अपने पिता से ले सकती थी। राजगोपाल ने जब बला की खूबसूरत जीव ज्योति को पहली बार देखा तो वो देखता ही रह गया। उस समय जीव ज्योति की उम्र 27-28 साल रही होगी। वो राजगोपाल के दिल में उतर गई। उसने जीव ज्योति को तीसरी पत्नी बनाने की ठान ली। लेकिन यहाँ राजगोपाल गलत था, क्योंकि वो प्रिंस शांता कुमार की पत्नी थी। जीव ज्योति ने शांता कुमार से बहुत पहले ही लव मैरिज कर ली थी। ये बात राजगोपाल को पता भी चल गई थी।
फिर भी वो जीव ज्योति की खूबसूरती पर मर मिटा था। दरअसल शांता कुमार प्रोफेसर था। वो रामास्वामी की बेटी जीव ज्योति को मैथ्स पढ़ाने के लिए उसके घर आता था। वो स्मार्ट और गबरू जवान था। पढ़ाते पढ़ाते शांता कुमार का दिल जीव ज्योति के लिए धड़कने लगा। जीव ज्योति का भी यही हाल था। दोनों को इस बात का एहसास तब होता था जब ट्यूशन के बाद दोनों अलग होते थे। जीव ज्योति ने अपने गुरु की आंखों में अपने प्रति पलते प्यार को देख लिया था। जीव ज्योति का दिल भी शांता कुमार के लिए बेकरार था। अंततः दोनों ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। फिर दोनों ने चुपचाप मंदिर में जाकर शादी भी कर ली। ये बात सन 1999 की है। जीव ज्योति ने भले ही अपने प्यार और शादी के राज को दबाए रखा, लेकिन उसका ये राज उसके पिता रामास्वामी के सामने आ ही गया। रामास्वामी को जब ये राज पता चला तो उन्हें धक्का लगा। उन्हें ये शादी मंजूर नहीं थी, क्योंकि शांता कुमार क्रिश्चियन था और जीव ज्योति ब्राह्मण। तमाम विरोधों के बावजूद जीव ज्योति और शांता कुमार ने अपनी राह चुन ली थी। घर वालों ने इस शादी का घोर विरोध किया। परिवार वालों के विरोध के चलते जीव ज्योति अपने माँ बाप का घर छोड़कर प्रेमी से पति बने शांता कुमार के घर पर चली गई। बेटी के इस कदम से आहत होकर रामास्वामी थाईलैंड चले गए और वहीं बस गए। शादी के कुछ समय बाद शांता कुमार की नौकरी छूट गई और वो बेरोजगार हो गया। उसने अपना व्यवसाय करने के बारे में सोचा। जीव ज्योति पी राजगोपाल को जानती थी, क्योंकि उसके पिता की वजह से राजगोपाल उसे बेटी कहता था और मानता भी खूब था। पति शांता कुमार ने ही जीव ज्योति को सुझाया था कि वो राजगोपाल के पास जाकर कुछ रकम उधार मांगे। जब बिजनेस से पैसा आएगा तो वो उसकी रकम लौटा देंगे। पति के सुझाव पर जीव ज्योति राजगोपाल के पास पैसा मांगने गई। पी राजगोपाल ने जीव ज्योति को उतनी रकम दे दी। इस रकम से शांता कुमार ने ट्रैवलिंग एजेंसी शुरू भी कर दी। लेकिन दूसरी ओर जीव ज्योति को देखकर राजगोपाल की नीयत खराब हो गई थी। उसे जीव ज्योति इतनी पसंद आ गई कि वो उससे तीसरी शादी करने की योजना बनाने लगा। इतना ही नहीं, उसने जीव ज्योति को महंगे महंगे गिफ्ट भेजने भी शुरू कर दिए। राजगोपाल की इस मेहरबानी को ना तो जीव ज्योति समझ पाई थी और ना ही उसका पति शांता कुमार। लेकिन जल्द ही दोनों उसकी नीयत को समझ गए कि उसके दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है। तभी तो बेटी कहने वाला राजगोपाल उस पर नजर गड़ाए हुए था। दरअसल राजगोपाल ने एक दिन जीव ज्योति को अपने ऑफिस बुलाया। ऑफिस में उसकी खूब आवभगत की और उसके सामने अपने दिल की बात रख दी कि वो अपने पति शांता कुमार को छोड़कर उससे शादी कर ले। उसकी बात सुनकर जीव ज्योति बुरी तरह भड़क गई और उसे खूब खरी खोटी सुनाकर घर लौट आई। इसके बाद राजगोपाल ने पति पत्नी के बीच दूरी पैदा करने की कोशिश शुरू कर दी। पी राजगोपाल अपने बुरे इरादों में कामयाब नहीं हो पाया। फिर भी उसने जीव ज्योति को फोन करना और महंगे तोहफे भेजना बंद नहीं किया। जब से राजगोपाल ने जीव ज्योति से शादी की बात की थी, तब से वो राजगोपाल पर भड़की हुई थी। ऊपर से उसका रोज फोन आना और महंगे तोहफे भेजना, इस सब से वो परेशान हो गई थी। जब उसने देखा कि पानी सिर से ऊपर बह रहा है तो वो उसके प्रति और सख्त हो गई। पी राजगोपाल के फोन करने और महंगे तोहफे से परेशान होकर जीव ज्योति ने उसकी शिकायत पुलिस में करने की धमकी दी, लेकिन इस धमकी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बावजूद वो जीव ज्योति को रोज फोन करता और महंगे तोहफे भेजता। जीव ज्योति का पति शांता कुमार काफी समझदार था। वो जानता था कि पी राजगोपाल रसूखदार इंसान है। उसके ऊपर तक पहुंचे, उससे पंगा लेना आसान नहीं होगा। काफी सोच विचार करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस शहर को ही छोड़ दिया जाए। प्रिंस शांताराम और उसकी पत्नी चेन्नई छोड़ पाते उससे पहले ही 28 सितंबर 2001 को पी राजगोपाल अपने 5 साथियों के साथ उनके घर जा पहुंचा। उसने जीव ज्योति से धमकी भरे लहजे में कहा कि 2 दिन के अंदर वो अपने पति से रिश्ता तोड़ दे और उससे शादी कर ले, नहीं तो इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। जीव ज्योति डरी नहीं। उसने उसके मुंह पर ही कह दिया कि वो अपने पति से किसी भी तरह अलग नहीं हो सकती, चाहे वो जो भी कर ले। जीव ज्योति के मुंह से ना सुनते ही पी राजगोपाल आग बबूला हो गया। वो ना सुनने का आदी नहीं था। वो ऐसा शख्स था जिस चीज पर उसका दिल आ जाता उसे वो किसी भी तरह हासिल कर लेता था, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। राजगोपाल को जीव ज्योति पसंद आ गई थी, लेकिन उसने उसके मुंह पर ही मना कर दिया था। उसे ये बात बहुत बुरी लगी, इसलिए उसे गुस्सा आ गया। वो उसे हासिल किए बिना इतनी आसानी से कैसे जाने देता। जीव ज्योति के मना करने के बाद राजगोपाल का इशारा पाकर उसके 5 साथियों डैनियल, कार्मेगन, हुसैन, काशी विश्वनाथ और पंटू रंगन ने शांता कुमार को जबरन एक कार में बिठाया और राजगोपाल के केके नगर स्थित पुराने गोदाम में ले गए। जीव ज्योति की आंखों के सामने उसके पति का अपहरण हुआ था। वो इसे कैसे सहन कर सकती थी। उसने केके नगर थाने में राजगोपाल और उसके 5 साथियों के खिलाफ शांता कुमार के अपहरण की नामजद तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया। जीव ज्योति कई दिनों तक थाने के चक्कर काटती रही, लेकिन उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इस बीच वो अपने स्तर पर पति का पता लगाती रही, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला।
पति को लेकर जीव ज्योति निराश हो गई थी। वो सोचती थी कि पता नहीं राजगोपाल के आदमियों ने शांता कुमार के साथ कैसा सलूक किया होगा। उसने पति के जीवित होने की आशा छोड़ दी थी। बस वो यही प्रार्थना करती थी कि वो जहां भी हो सही सलामत रहे। अपहरण के 14 दिन यानी 12 अक्टूबर 2001 को शांता कुमार अपहरणकर्ताओं के चुंगल से बच निकला और सीधे पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंच गया। उसने अपनी आपबीती कमिश्नर को सुना दी। शांता कुमार की पूरी बात सुनकर कमिश्नर हैरान रह गए। उन्होंने केके नगर थाने के थानेदार को जमकर फटकार लगाई और पीड़ित शांता कुमार का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद पुलिस को राजगोपाल के खिलाफ मुकदमा लिखना ही पड़ा। पी राजगोपाल और उसके 5 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद शांता कुमार और जीव ज्योति को यकीन हो गया था कि पुलिस दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। इसके बाद वे दोनों अपनी तरफ से ये सोचकर थोड़ा लापरवाह हो गए थे कि मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद राजगोपाल की हेकड़ी कम हो जाएगी, वो दोबारा कोई ऊंची हरकत नहीं करेगा। लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद पी राजगोपाल और भी आक्रामक हो गया था। एक अदनासी औरत उससे टकराने की जुर्रत कर रही थी, ये उसे बर्दाश्त नहीं था। उसने सोच लिया था कि जीव ज्योति को इसकी सजा मिलनी चाहिए। 2-4 दिन तक जब राजगोपाल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो शांता कुमार और जीव ज्योति को लगा कि अब मामला सुलझ जाएगा, लेकिन ये उनका भ्रम था। 6 दिन बाद 18 अप्रैल 2001 को एक बार फिर से शांता कुमार का अपहरण हो गया। अपहरण राजगोपाल ने ही करवाया था। शांता कुमार का अपहरण करवाने के बाद पी राजगोपाल फिर से जीव ज्योति पर शादी के लिए दबाव डालने लगा। उसने फिर से फोन करना शुरू कर दिया। 14 दिनों बाद 31 अक्टूबर 2001 को कोड़े कनाल के टाइगर चोला जंगल में शांता कुमार की डेड बॉडी मिली। पति का शव बरामद होने के बाद जीव ज्योति ने थाने जाने के बजाय अदालत की शरण लेना बेहतर समझा। उसका पुलिस से भरोसा उठ चुका था, इसलिए उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट का फैसला जीव ज्योति के पक्ष में आया और अदालत ने केस दर्ज करने का आदेश दे दिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पी राजगोपाल और उसके 5 साथियों डैनियल, कारमगन, हुसैन, काशी विश्वनाथ और पट्टू रंगन के खिलाफ अपहरण, हत्या की साजिश और हत्या का केस दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस राजगोपाल की तलाश में जुट गई। अंततः 23 नवंबर 2001 को राजगोपाल ने चेन्नई पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उसके सरेंडर करने से पहले पुलिस 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी। करीब 1.5 साल तक जेल में रहने के बाद 15 जुलाई 2023 को पी राजगोपाल को जमानत मिल गई। पी राजगोपाल के जमानत पर बाहर आते ही जीव ज्योति फिर से कोर्ट पहुंच गई। उस समय शांता कुमार का केस बहुचर्चित केस था। सन 2004 में सेशन कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट ने अपहरण, हत्या की कोशिश और हत्या के मामले में पी राजगोपाल और 5 दूसरे लोगों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। जीव ज्योति इस सजा से खुश नहीं थी। उसने हाई कोर्ट में अपील कर दी। करीब 5 साल तक मामला हाई कोर्ट में चलता रहा और फिर मार्च 2009 में हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया। 19 मार्च 2009 को हाई कोर्ट के जस्टिस भानुमति और जस्टिस पीके मिश्रा की बेंच ने इस हत्या और हत्या की साजिश का मामला करार देते हुए सभी दोषियों को मिली 10-10 साल की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। साथ ही पी राजगोपाल पर 55 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जब पी राजगोपाल और उसके साथियों को हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई तो राजगोपाल ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। 29 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए आदेश दिया कि राजगोपाल को 7 जुलाई 2019 तक सरेंडर करना होगा। पी राजगोपाल का पासा पलट गया था। अब उसका साथ ना तो वक्त दे रहा था और ना ही ज्योतिषी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद राजगोपाल की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने नया पैतरा चला। पी राजगोपाल 4 जुलाई को अस्पताल में दाखिल हो गया। 7 जुलाई को सरेंडर करने की तारीख बीत गई तो उसने 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उसने कहा कि वो गंभीर रूप से बीमार है, उसे थोड़ी और मोहलत दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर उसकी दलीलों का कोई असर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे हर हाल में कोर्ट में सरेंडर करना ही होगा, क्योंकि उसने केस की सुनवाई के दौरान अपनी बीमारी का जिक्र नहीं किया था। इसके बाद 9 जुलाई 2019 को वो मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा। एक एम्बुलेंस उसे कोर्ट लेकर गई थी। नाक में ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। कोर्ट के आदेश पर पी राजगोपाल को जेल भेज दिया गया। 10 दिन जेल में रहकर उसकी हालत सचमुच बिगड़ गई। उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 19 जुलाई 2019 को पी राजगोपाल का निधन हो गया। राजगोपाल के निधन के बाद केस की कार्रवाई बंद कर दी गई थी, जबकि बाकी के 5 आरोपी जेल में सजा काट रहे हैं। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।